ये कदम इन पहाड़ों पर जाने पहचाने हैं। इनकी ऐसी पहचान की जिधर बढ़ जाएं, पीछे से कारवां जुड़ जाता है और सामने भीड़ जमा हो जाती है। फिर हर तरफ एक ही आवाज सुनाई पड़ती है, भगतदा भगतदा। भगतदा को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगतदा को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। असल में पहाड़ पर पैदा तो कई सितारे हुए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में खूब नाम कमाया है, लेकिन पहाड़ के लोगों के मन में भगतदा ही बैठे हैं। वे पैदा तो बागेश्वर के दुर्गम गांव चिट्टा बगड़ में हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना कर्म क्षेत्र सीमित नहीं रखा। वे योगियों की भांति पूरे प्रदेश का भ्रमण करते रहे। भगतदा ने अपना पूरा जीवन फकीरों की भांति जिया। न खाने की चिंता, न पहनने की चिंता। जिस गांव में गए वहीं के लोगों के दिल में बस गए। जो मिला खा लिया, कोई चॉइस नहीं। किसी ने खाने के बारे में पूछा तो खिचड़ी खाने की इच्छा जाहिर कर दी, कहीं कड़ी चावल खा लिया। इससे ज्यादा खाते हुए उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। भगतदा हमेशा पहाड़ और पहाड़ के लोगों के बारे में ही सोचते रहते हैं। वे जब महाराष्ट्र के राज्यपाल थे तब भी उन्हें पहाड़ के लोगों की चिंता रहती थी। वे तब भी पहाड़ के लोगों की दिक्कतें कम करने के लिए ही कार्य करते थे। वे लोगों से सीधा संवाद करते थे, यहाँ तक कि आम लोगों के निमंत्रण तक में शामिल होने के लिए पहाड़ पहुंच जाते थे। जब कोश्यारी जी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया तब भी उनकी आंखों में पहाड़ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का ही सपना था। तब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने से पहले प्रधानमंत्री जी से कहा कि वे अब पहाड़ जाना चाहते हैं, वहां के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। सत्ता का सुख बड़ा सुख होता है और ये सुख कौन नहीं भोगना चाहता है, लेकिन कोश्यारी जी तो फकीर हैं। क्या राज सुख, क्या सत्ता सुख। उन्होंने राजभवन को त्याग दिया और लौट गए उत्तराखंड के अपने गांव। उत्तराखंड लौटने के बाद उनके करीबी लोगों ने उनसे आराम करने को कहा। जीवन में वे समाज के लिए बहुत कार्य कर चुके थे। हिमालय को कोश्यारी जी ने अपने कदमों से नापा था। हजारों गांवों में वे अपनी युवावस्था में गए थे। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वे घर से निकल पड़े एक योगी की तरह। उनकी ये यात्रा कार में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की नहीं थी। उनकी यात्रा एक बार फिर कठिन होने वाली थी, लेकिन 82 साल के कोश्यारी जी राजनीति के शिखर में कठिनाइयों को पार करके ही पहुंचे थे। इस बार भी वे मुश्किलों से डरने वाले कहाँ थे। असल में कोश्यारी जी सत्ता में रहकर भी आराम के आदी नहीं हुए थे। आम लोगों से मिलना जुलना, उनकी परेशानी को दूर करना और एक संत का जीवन यापन करना, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। लिहाजा इस बार भी वे बिना संकोच के अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं। कोश्यारी जी ने महाराष्ट्र से लौटने के बाद पहाड़ पर कई यात्राएं की हैं। बीते दिनों वे टिहरी और उत्तरकाशी जिले की यात्रा पर गए। उनकी इस यात्रा का एक ही उद्देश्य था, आत्मनिर्भर उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड का युवा आत्मनिर्भर हो, पहाड़ के लोग स्वावलंबी हों, उन्हें किसी की दया पर निर्भर नहीं होना पड़े, युवाओं को रोजगार के लिए पहाड़ नहीं छोड़ना पड़े। वे अपनी इस यात्रा के दौरान जहां भी जाते थे वहां बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ती थी। स्थानीय लोगों का जोश देखते ही बनता था। हर जगह भगतदा जिंदाबाद के नारे सुनाई पड़ते थे। स्वागत है भाई, स्वागत है। उनका आकर्षण ऐसा था कि क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, हर कोई उनकी एक झलक पा लेना चाहता था। उनके साथ फोटो खींचना चाहता था। भगतदा किसी को मना नहीं करते थे। भगतदा ने टिहरी और उत्तरकाशी जिले की अपनी यात्रा की शुरुआत मसूरी के नजदीक केम्पटी से शुरू की। जैसे ही कोश्यारी जी केम्पटी पहुंचे, बड़ी तादाद में लोग भगतदा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे।
भगतदा के पहुंचने की खबर लोगों को पहले से थी, लिहाजा उनके स्वागत के लिए बड़ी तादाद में लोग खड़े थे। भगतदा के सम्मान में वहां एक सभा का आयोजन भी किया गया था। कोश्यारी जी असल नेता हैं, वे मान सम्मान के पचड़े में कभी नहीं पड़े, लिहाजा उस सभा में भी वो मान सम्मान के पचड़े में नहीं पड़े। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मनिर्भर उत्तराखंड के मिशन से जुड़ने को कहा। भगतदा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप गांव कस्बों में अपना कारोबार खोलें, खेती को आबाद करें, बागान लगाएं, अपने घरों को साफ रखें और उन्हें होम स्टे में तब्दील करें। उन्होंने कहा कि पहाड़ का सुंदर वातावरण है, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए और हमारी नई पीढ़ी को बदलते समाज में नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने की क्षमता पैदा करनी होगी, जिससे हमारी युवा पीढ़ी और राज्य दोनों ही आत्मनिर्भर होंगे। उत्तराखंड के जननेता आदरणीय भगतदा जी इन दिनों उत्तराखंड के प्रवास पर हैं और निश्चित रूप से मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय भगतदा उत्तराखंड के जननेता हैं। वो उत्तराखंड में उन्होंने जो एक अभियान लिया है कि उत्तराखंड किस प्रकार से स्वावलंबी हो, उत्तराखंड में जो बागवानी और पर्यटन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर उत्तराखंड को बना सकते हैं, तो उनके अभियान में जो जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो उनसे मिल रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। निश्चित रूप से मेरा मानना है महापुरुष जिस रास्ते से गुजरते हैं उस मार्ग के जो दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित लोग रहते हैं उनके दुख दर्द निश्चित रूप से कम होते हैं। कैंपटी से आगे का पड़ाव कठिन था। कोश्यारी जी को पहाड़ की चोटी पर मिरिया गांव के लोगों ने आमंत्रित किया था। वहां के लोगों ने आत्मनिर्भर उत्तराखंड की मुहिम में हिस्सा लेते हुए अपने यहाँ सेब, आड़ू और पुलम के बागान लगाए हैं। रास्ता कठिन था, इसके बावजूद कोश्यारी जी वहां पहुंचे। वहां के लोगों ने कोश्यारी जी का स्वागत किया। उसके बाद कोश्यारी जी ने बागान का निरीक्षण किया। बागान नया था, लेकिन उम्मीदें काफी थी। नई पीढ़ी को अब नई राह नजर आने लगी थी। कोश्यारी जी भी खुश थे। वहां एक सभा का आयोजन भी किया गया था, जिसमें कोश्यारी जी ने युवाओं को उनके आत्मनिर्भर होने की राह में आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी और कहा वे खुश हैं और वे अपनी आंखों से यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर होते देख रहे हैं। मिरिया गांव से आगे का पड़ाव भी आसान नहीं था, लेकिन 82 साल के दृढ़ इच्छा शक्ति वाले कोश्यारी जी भी कहाँ मानने वाले थे। वे अब भी एक दिन में एक गांव के भ्रमण से संतुष्ट होने वाले शख्स नहीं हैं। लोगों के बीच उनका संवाद और जुड़ने का तरीका बेजोड़ है। उनकी याददाश्त भी अद्भुत है। वे जिस भी गांव में जाते हैं वहां के लोगों का नाम लेकर पुकारते हैं, उनके हालचाल जानते हैं। उन्हें उम्र के इस पड़ाव में भी सैकड़ों लोगों के नाम याद हैं। सेंदोल गांव में भी लोग कोश्यारी जी का इंतजार कर रहे थे। कोश्यारी जी के साथ जो लोग उस यात्रा में थे उन्हें उनके खाने पीने की चिंता हो रही थी, लेकिन कोश्यारी जी को कौन नहीं जानता है। वे खाने पीने के बारे में कहाँ सोचते हैं। दोपहर के 3 बजे कोश्यारी जी सेंदोल गांव पहुंचे। वहां पहले से लोग उनका इंतजार कर रहे थे। सभी उनका आशीष वचन चाहते थे। कोश्यारी जी बड़े ही इत्मीनान से लोगों से मिले। उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। वहां उस वक्त लोगों के चेहरे पर जो खुशी थी वो देखने वाली थी। अमूमन नेताओं की सभा में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। एक अजीब सा तनाव लोगों के चेहरे पर दिखाई देता है। यहाँ तो पूरा गांव कोश्यारी जी से मिलने उमड़ पड़ा था। कोश्यारी जी ने सभा को संबोधित किया और उस गांव में आ रहे बदलाव को लेकर खुशी जताई। उसके बाद ही कोश्यारी जी ने भोजन किया। उस दिन उन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक बड़ी सीख भी दी। वो थी अपनी भूख और प्यास पर नियंत्रण करने की शक्ति। उन्होंने बताया कैसे एक व्यक्ति समाज का नेता बनता है, कैसे लोग उसके समर्थक बनते हैं और त्याग किया है।
सचमुच कोश्यारी जी त्याग की एक जीती जागती मिसाल तो हैं ही। श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी आए हैं और उन्होंने जो है गांव में पर्यटन को लेकर के देखा है कि किस तरीके से ये गांव आगे बढ़ रहा है। वो भी इस चीज़ का जो मूल्यांकन करना चाहते थे। यमुना घाटी का के भ्रमण पे हैं और सेंदुल में जो उन्होंने देखा है कि यहाँ पे पर्यटन के लिए केव टूरिज्म में वाटर फॉल है और सुंदर ट्रैक है। इन चीज़ों का जो उन्होंने जो भी मूल्यांकन किया और उन्होंने प्रॉमिस किया, उन्होंने वादा किया कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ये गाँव बहुत उन्नति पे उस में अग्रसर होगा। दरअसल सेंदुल गांव उत्तराखंड के उन गांवों में शामिल है जो तेजी से बदल रहा है। यहाँ ग्रामीण आत्मनिर्भर हो रहे हैं। गांव में लोगों ने बाग बगीचे तो लगाए ही हैं, यहाँ होम स्टे का कारोबार भी काफी फल फूल रहा है। सेंदुल गांव में बने होम स्टे अद्भुत है। इस गांव में बने एक होम स्टे का चित्र तो सरकारी विज्ञापन का हिस्सा भी बना है। सेंदुल के ग्रामीण अब राज्य के दूसरे गांवों से आगे निकलने की होड़ में हैं। उनका कहना है कि उनका गांव होम स्टे और आत्मनिर्भर होने की होड़ में सबसे आगे निकलना चाहता है। ये प्रतिस्पर्धा अच्छी है। लोग आत्मनिर्भर होंगे तो पहाड़ आबाद रहेगा। कोश्यारी जी ने भी लोगों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा में किसी तरह से पीछे नहीं रहने को कहा। उन्होंने लोगों से कहा कि इन पहाड़ों पर गांव एक दिन में नहीं बसाए गए। हमारे पुरखों का परिश्रम नजर आता है। इन गांवों को वीरान नहीं होने दे सकते हैं। सेंदुल गांव के लोग आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम तो बढ़ा ही चुके हैं, लिहाजा वे राज्य सरकार की हर योजना में भागीदारी कर रहे हैं। यहाँ के लोग अपनी खाली पड़ी जमीन में सोलर प्लांट भी लगा रहे हैं। असल में पहाड़ पर सीधी धूप पड़ती है, जो कि सोलर प्लांट के लिए सबसे मुफीद साबित होती है। सेंदुल गांव के लोग ये बात समझ चुके हैं। उन्होंने गांव के नजदीक खाली पड़ी जमीन में सोलर प्लांट स्थापित किए हैं। कोश्यारी जी ने लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए सेंदुल गांव के सोलर प्लांट का मुआयना भी किया और गांव वालों को बधाई भी दी। दरअसल कोश्यारी जी पहाड़ को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से ही राज्यपाल जैसा महत्वपूर्ण पद छोड़कर वापस लौटे हैं। यही वजह है कि वे उम्र के इस पड़ाव में भी नए सपने के साथ पहाड़ के कठिन और पथरीले रास्तों पर चल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके थे। कोश्यारी जी के चेहरे पर अब भी थकान नजर नहीं आ रही थी। जो लोग उनके साथ थे वे पहाड़ पर चढ़ने और उतरने के आदी नहीं थे। उनमें खुशफुसाहट होना स्वाभाविक था, लेकिन कोश्यारी जी का सपना आराम और थकान दूर करने से बड़ा है। वे पहाड़ को नया मार्गदर्शन दे रहे हैं, लिहाजा यात्रा 5 बजे समाप्त नहीं की जा सकती थी। वे वहां से एंदी गांव पहुंचे। ये गांव पूर्व मंत्री नारायण सिंह राणा का है। यहाँ उन्होंने एक सेब का बगीचा लगाया है और होम स्टे तैयार करवाए हैं, जिसमें एक दिन में 200 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। ये क्षेत्र 3 जिलों को जोड़ता है, जो कि 100 किलोमीटर की अद्भुत और प्राकृतिक सुंदरता लिए एक घाटी है। इसके ठीक ऊपर नागटिब्बा क्षेत्र है, जहाँ साल में 8 महीने बर्फ रहती है। यहाँ ट्रैकिंग के लिए बड़ी तादाद में सैलानी पहुँचते हैं। कोश्यारी जी ने नारायण सिंह जी के होम स्टे का भी मुआयना किया और उनके सेब के बागान का भी निरीक्षण किया। कोश्यारी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इलाका समृद्ध और आत्मनिर्भर होने की राह पर निकल चुका था। अब उनकी प्रेरणा से उसे रफ्तार मिलने वाली थी। लोग भी अपने लोकप्रिय नेता से मिलकर खुश थे। एक तरह से उन्होंने जो आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम उठाया था, उसका पुरस्कार उन्हें मिल गया था।
माननीय कोश्यारी जी जो हमारे उस समय भी नेता थे और हमारे आदरणीय गुरु जी थे, आज हमारे बीच में आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और उन्होंने जो ये मुहिम छेड़ी है, ये जो एक मुहिम छेड़ी है कि क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहा है या जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, होम स्टे पे काम कर रहे हैं, उनको कैसे और आगे बढ़ाएं, सरकार से कैसे और उनको आगे तेज़ी से बढ़ाएं, उसके ऊपर उन्होंने एक पूरे प्रदेश में, अभी जैसा वो बता रहे थे कि उन्होंने 2 साल का भी कार्यकाल उनका राज्यपाल का बाकी था, जहां उनके कैंपस में हेलीकॉप्टर उतरते थे उसको छोड़ करके, उस सारी सुविधाओं को छोड़ करके यहाँ जंगल भटक रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, किसानों के पास जा रहे हैं, बागीचे में जा रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है और हम लोगों के लिए खास करके उत्तराखंड के लोग जो कि बहुत पीछे हम लोग उसमें, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति जिन लोगों ने महाराष्ट्र जैसे राज्य में जो कि सर्व विकसित है वहाँ का राज्यपाल का पद छोड़ करके अभी जो छोटे मोटे हम लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में आए हैं और हमको प्रमोट कर रहे हैं। और जो उन्होंने अपने टाइम पे जो काम किए हैं वो भी उनको दिख रहे हैं कि भाई ये काम उनके टाइम का था। तो हमने यहाँ पर एक तो बागवानी का हमने काम किया, यहाँ पे ये हाई डेंसिटी एप्पल मिशन पे काम कर रहे हैं, करीबन 1000 प्लांट लगा। कुछ हम लोग जो है ये कंपोस्ट खाद पे काम करें, नाडेप सिस्टम, जीवामृत पे, ये कुछ पत्रक भी हमने लिखे हैं। तो ये भी हम चाहते हैं कि लोग इसको देखें। अभी दिन बाकी था। कोश्यारी जी अभी भी नहीं थके थे, चेहरे पर भी थकावट के कोई निशान नहीं थे। उनके मन में खुशी और उत्साह था। एंदी गांव से अगला पड़ाव पंतवाड़ी गांव था। शाम हो चुकी थी। कोश्यारी जी अगली पड़ाव की तरफ बढ़ गए। रास्ते में कस्बा पड़ा जहां लोगों ने कोश्यारी जी का स्वागत किया, भगतदास जिंदाबाद के नारे लगाए। वहां उन्होंने लोगों से कहा कि पहाड़ के लोग अब किसी से रोजी रोटी मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनेंगे। उसके बाद वे आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने गांव में बने एक मछली के तालाब का निरीक्षण भी किया। कोश्यारी जी के लिए ये पल खुशी देने वाले थे। उन्होंने पूरा जीवन उत्तराखंड की खुशहाली के लिए ही काम किया। अविवाहित रहे और जो सपना देखा उसमें पहाड़ की खुशहाली थी, पहाड़ की समृद्धि थी और पहाड़ के लोगों का आत्मनिर्भर होना था। जो बदलाव नजर आ रहे थे वे मन को खुश करने वाले थे, लिहाजा वे खुश थे। वे जितने भी गांव का भ्रमण कर रहे थे वहां नई सोच नजर आ रही थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बदलाव में शामिल होने को कह रहे थे, जिससे एक भी व्यक्ति गांव नहीं छोड़े, एक भी व्यक्ति आत्मनिर्भर उत्तराखंड की मुहिम से पीछे नहीं छूटे। कोश्यारी जी के पहले दिन के भ्रमण का अब आखिरी पड़ाव आ चुका था। करीब 7 बजे कोश्यारी जी पंतवाड़ी गांव बने होम स्टे में पहुंचे। यहाँ काफल नाम से होम स्टे बनाया गया है। कोश्यारी जी ने होम स्टे का निरीक्षण किया और गांव के बाकी लोगों से भी आत्मनिर्भर पहाड़ की मुहिम से जुड़ने की अपील की। पानी की जो हमारा जो खान पान था, मंडुआ झंगोरा, उसको आप उगाओ, क्योंकि उसकी आज मार्केट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत ज़बरदस्त हुई है। और बागवानी के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि भी जिस तरह से आप हमारा जो सेब है, आड़ू है, नाशपाती है, अखरोट है, और मत्स्य पालन से लेकर के गाय पालन से लेकर के आज वो गाँव में जा कर के लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भगतदा की जो मुहिम है निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करेगी और यहाँ के युवा अपने पाँव पे खड़े होंगे। ये जो अपनी ये नकदी फसली आजकल हमारी इधर मटर, बीन, उसकी फसल होती है। तो कोश्यारी जी आए हैं, तो कोश्यारी जी का कहना यही है कि अधिक से अधिक बागवानी पे ध्यान दो और होम स्टे और अपना जो बिजनेस है खेती बाड़ी। दरअसल पंतवाड़ी गांव में नाग टिब्बा ट्रैकिंग पर जाने वाले सैलानी पहुंचते हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा और ठंडा है। इलाके में करीब 100 किलोमीटर लंबी एक घाटी है जो ऊंचाई से देखने पर बहुत ही सुंदर नजर आती है। इसी प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए मैदानी इलाकों से सैलानी यमुना घाटी का रुख कर रहे हैं। कोश्यारी जी की भी यही इच्छा है कि पहाड़ बदले, यहाँ समृद्धि आए
और अपनी इसी मुहिम के तहत वे यमुना घाटी के भद्र घाटी पहुंचे थे। उनका मन प्रसन्न था। कोश्यारी जी के भद्र घाटी में पहुंचने से इलाके के लोग खासे खुश थे। बड़ी तादाद में लोग उनसे मिलने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार भी किया और कहा कि कोश्यारी जी के आने के बाद इलाके के लोगों में और उत्साह आएगा और इलाके में बदलाव की बहार बहेगी। यमुना घाटी के पहले दिन की यात्रा काफ़ी थकान भरी रही। इसके बावजूद कोश्यारी जी दूसरे दिन की यात्रा के लिए पूरे जोश और उत्साह के साथ नजर आए। उनका दुबला पतला शरीर और चमकते चेहरे पर मुस्कुराहट अद्भुत है। वे सभी से बहुत प्यार और अपनेपन से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। दूसरे दिन की यात्रा पर निकलने से पहले उन्होंने साथ आए लोगों की ओर देखकर कहा, थकान तो अब दूर होगी। सभी ने खुशी जताते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार होने की बात कही। उसके बाद कोश्यारी जी यात्रा के लिए निकल गए। दूसरे दिन का पहला पड़ाव डामटा था। ये क्षेत्र नौगांव के नजदीक पड़ता है। इलाके के लोगों ने कोश्यारी जी के आगमन पर ढोल नगाड़े बजाए। उनके सम्मान में लोक निर्माण विभाग के भवन में एक सभा भी आयोजित की गई थी। वहाँ लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सभी कोश्यारी जी के पहुँचने से खुश थे। वहाँ पहुँचे ज़्यादातर लोगों को इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि वे एक लंबे वक्त बाद अपने उस नेता को करीब से देख रहे थे जो कभी उनके बीच ही समय बिताया करता था। उसके बाद स्वागत सम्मान का कार्यक्रम हुआ, भाषण हुए। हर कोई गदगद था। भगद्दा की उपस्थिति हर किसी को गौरवान्वित महसूस करा रही थी। वहाँ से भगद्दा नौगांव के एक निर्माणाधीन भवन के निरीक्षण के लिए पहुँच गए। वहाँ उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जो भी कार्य करें वो ईमानदारी और लोक हित में ही होना चाहिए, यानी जो निर्माण हो रहा है वो पक्का हो, उसमें किसी तरह की कोताही न हो। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने भी भगद्दा को भरोसा दिया कि वहाँ जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। उसके बाद कोश्यारी जी लोक निर्माण भवन की तरफ बढ़ गए। भगद्दा के सम्मान में वहाँ एक सभा का आयोजन भी किया गया था। वहाँ से भगद्दा इलाके में बने मंडी समिति के कोल्ड स्टोर का निरीक्षण करने गए। ये कोल्ड स्टोर सेब और स्थानीय फलों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। कोश्यारी जी ने खुशी जताई और लोगों से उसका उपयोग करने को भी कहा। साथ ही कोश्यारी जी ने अधिकारियों से कहा कि संसाधनों का उपयोग स्थानीय लोगों के हित में ही होना आवश्यक है। लिहाजा जो संसाधन तैयार हो रहे हैं उनका भरपूर उपयोग आवश्यक है। कोश्यारी जी जानते हैं स्थानीय लोग जिस दिन संसाधनों का इस्तेमाल करना सीख गए उस दिन के बाद प्रदेश को पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ जो संसाधन तैयार हो रहे हैं उनके इस्तेमाल के लिए जहां स्थानीय लोगों को प्रेरित करना जरूरी है, वहीं अधिकारियों को भी संसाधनों के इस्तेमाल के लिए आदेश के साथ प्रेरणा आवश्यक है। ऐसे में कोश्यारी जी नई पीढ़ी के हितों के हिसाब से ही अधिकारियों को प्रेरणा भी दे रहे हैं। वे जहां जाते वहां के अधिकारियों को कहते कि देश की सेवा का मौका मिला है, अपनी आने वाली पीढ़ी के हित में कार्य करो। असल में उत्तराखंड की सियासत में भगत सिंह कोश्यारी जी को व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व कहा जाता है। उसकी वजह भी है, उन्होंने पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। वे चाहते तो जिस वक्त पिथौरागढ़ में शिशु मंदिर का संचालन कर रहे थे वे एक निजी स्कूल खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसी तरह से इमरजेंसी में भी उन्होंने जनता के हितों की लड़ाई लड़ी और 19 महीने तक जेल में रहे। व्यक्ति से व्यक्तित्व बनना आसान नहीं है। आज जब वे 82 साल के हो गए हैं, कोश्यारी जी आज भी समाज सेवा के कार्य में ही जुटे हैं। वे आज भी राज्य के एक कोने से दूसरे कोने की यात्रा कर रहे हैं।
और आम लोगों को आत्मनिर्भर होने की राह दिखा रहे हैं। लौटते वक्त नौगांव में स्थानीय लोगों ने कोश्यारी जी का स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई। कोश्यारी जी अपनी गाड़ी से उतरे। उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि उनका पहाड़ पर प्रवास का मकसद लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है। सभी उस मुहिम से जुड़े। आप सब अपने उद्योग करें, स्वरोजगार करें, अपने घरों को ठीक करें, उन्हें होम स्टे में तब्दील करें और बागान लगाएं। इलाके में खुशहाली खुद आ जाएगी। कोश्यारी जी मृदुभाषी और अपनापन रखने वाले नेता हैं। लोगों का उनसे यूं ही जुड़ाव नहीं है। वे जो बात कहते हैं उसमें काफ़ी वजन होता है। ऐसे में उनकी बात को हर कोई ध्यान से सुन रहा था और अपने जीवन में अमल लाने के बारे में विचार कर रहा था। लोग उत्साह में थे। नौगांव के लोग खुश थे। अपने नेता को इतने नज़दीक पाकर कौन खुश नहीं होगा, वो भी तब जब नेता भगत सिंह कोश्यारी जी हों। नौगांव से अगला पड़ाव कुमारकोट का था। कोश्यारी जी कुमारकोट के लिए रवाना हुए। यहाँ उन्हें 2 स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति का अनावरण भी करना था जो तिलाड़ी कांड में शहीद हो गए थे। शहीदों का परिवार और इलाके के लोग कोश्यारी जी के स्वागत के लिए सड़क पर ही पहुंच गए। सड़क से थोड़ी दूरी पर गांव था। कोश्यारी जी पैदल चलकर गांव तक गए। वहां उन्होंने दोनों स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति का अनावरण किया। उसके बाद वहां एक बगीचे का मुआयना भी किया। गांव में सेब के बगीचे लगाए गए थे जो आने वाले दिनों में आमदनी का बड़ा जरिया बनने वाले थे। कोश्यारी जी भी काफ़ी खुश थे। वे अपनी आंखों से पहाड़ को समृद्ध होते देख रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा कि पहाड़ की यही पहचान है। हमारे बुजुर्गों ने इन पहाड़ों पर अपना जीवन बहुत ही आनंद और समृद्धि के साथ बिताया है। हमारी नई पीढ़ी के लिए भी यहाँ काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन सभी को स्वरोजगार करना होगा। अपनी खेती संवारनी होगी, बागान लगाने होंगे, तब हमारा भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। कुमारकोट से कोश्यारी जी का अगला पड़ाव जरमोला था, लेकिन स्थानीय लोगों के आग्रह पर वे विंगसारी पहुंचे। वहां एक भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। उस दिन कथा में हजारों लोग पहुंचे थे। लोग कथा तो सुनना ही चाहते थे, लेकिन उनमें कोश्यारी जी से भी मिलने की उत्सुकता थी। मंदिर पहाड़ी पर था। हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। कुछ तो देवता के प्रति आस्था थी, कुछ कोश्यारी जी का प्रभाव था। पहाड़ों पर एक स्थान पर इतनी भीड़ देखने को नहीं मिलती है। इससे साफ लग रहा था कोश्यारी जी कितने लोकप्रिय हैं। असल में पहाड़ के लोगों के बीच उन्होंने जो समय बिताया है, ये उसी का नतीजा था। लोग आज, जबकि वे किसी पद पर नहीं हैं और 82 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं, उसके बावजूद उनसे जुड़े रहना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि कोश्यारी जी एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है। करीब 1 घंटे तक वे विंगसारी में रहे। वहां उन्होंने कथा सुनी, लोगों को भी कथा सुनने के लिए प्रेरित किया और साथ में कहा कि स्वरोजगार आवश्यक है। हमारी संस्कृति के संरक्षण के लिए भी स्वरोजगार जरूरी है और पहाड़ के मूल स्वरूप को बने रहने के लिए भी जरूरी है। सभी ने कोश्यारी जी को ध्यान से सुना। लोगों ने कोश्यारी जी और भगतदा जिंदाबाद के नारे लगाए। वे सब उत्साहित थे। उनके प्रिय नेता उनके बीच में थे, जो 82 वर्ष की उम्र में आराम करने के बजाय उन्हीं के हित की सोच रहा था। नहीं तो इस उम्र में नेता और अधिकारी जनता के बीच में कहाँ जाते हैं। सभी आराम करना चाहते हैं, लेकिन कोश्यारी जी का व्यक्तित्व तो एकदम अलग है। वे सभी से अलग हैं। असल में वे पहाड़ के ऐसे योगी हैं
जो जीवन भर लोगों के बारे में सोचते रहते हैं और आज भी सोच रहे हैं। कोश्यारी जी के रात्रि विश्राम की व्यवस्था जरमोला में थी, लिहाजा वे शाम को जरमोला लौट आए। वहीं उन्होंने रात्रि विश्राम भी किया। जरमोला पहाड़ी पर स्थित एक बेहद सुंदर जगह है। यहाँ वन विभाग का विश्राम गृह है। कोश्यारी जी ने इस विश्राम गृह में रात्रि प्रवास किया। इस जगह पर हॉर्टिकल्चर विभाग की नर्सरी भी है, जिसमें सेब के पौधे तैयार किए गए हैं। कोश्यारी जी सुबह जल्दी उठते हैं और उसके बाद वे आसपास के इलाके में मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। जरमोला में भी कोश्यारी जी ने मॉर्निंग वॉक किया। उसके बाद उन्होंने अखबार पढ़ा और फिर पुस्तक पढ़ी। कोश्यारी जी अध्ययन खूब करते हैं। किताबें उनकी दोस्त हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब वे पुस्तक नहीं पढ़ते हों। देश विदेश के साहित्य, इतिहास के साथ साथ उन्हें विज्ञान में भी काफ़ी रुचि है। समाज में किस तरह से बदलाव आएगा और समाज में क्या बदलाव हो रहे हैं, इस बात से कोश्यारी जी भली भांति वाकिफ हैं। लिहाजा वे इस वक्त आत्मनिर्भर उत्तराखंड को उन्होंने अपना मिशन बना लिया है, जिसके लिए वे प्रदेश के विभिन्न जगहों का भ्रमण भी कर रहे हैं। जरमोला में भी उन्होंने हॉर्टिकल्चर विभाग की नर्सरी का निरीक्षण किया और पेड़ों की जानकारी ली। इस स्थान पर कई जगहों से सेब की पौध मंगवाई गई है, जिनसे कलम कर नई पौध तैयार की जा रही है। कोश्यारी जी ने अपने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से साफ साफ कहा कि वे इसलिए नर्सरी में नहीं घूम रहे हैं कि उन्हें पहाड़ पर घूमना अच्छा लगता है। वे चाहते हैं कि पहाड़ आत्मनिर्भर बने, यहाँ पलायन रुके और लोग अपने गांव में ही रोजगार पैदा करें। इस कार्य में उनका योगदान आवश्यक है, लिहाजा वे जिम्मेदारी से कार्य करें। तीसरे दिन की यात्रा जरमोला से मोरी के लिए हुई। कोश्यारी जी थोड़ी देर मोरी के विश्राम गृह में रुके। उसके बाद कर्ण सेवा आश्रम नेटवाड़ की तरफ बढ़ गए। वहाँ कोश्यारी जी के सम्मान में एक छोटी सी सभा रखी गई थी। इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग वहाँ जमा हो गए। लोगों को अपने नेता को करीब से देखने का मौका मिल रहा था। कई तो कोश्यारी जी को सालों बाद नज़दीक से देख रहे थे। कोश्यारी जी ने यहाँ की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को अपने उद्योग करने हैं, सभी को स्वरोजगार से जुड़ना है, तभी पहाड़ आबाद होंगे और तभी पहाड़ समृद्ध होंगे। वहाँ मौजूद लोगों ने कोश्यारी जी को भरोसा दिया कि वे स्वरोजगार और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के मिशन में अवश्य भागीदारी निभाएंगे। उसके बाद कोश्यारी जी लोगों के आग्रह पर सांकरी गांव की तरफ बढ़ गए। सांकरी गांव पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जो कि केदारनाथ ट्रैक रूट पर पड़ता है। इस गांव में अच्छी खासी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं, लिहाजा होम स्टे भी काफ़ी खुल गए हैं। कोश्यारी जी जब सांकरी पहुंचे तो वे भाव विभोर हो गए। सांकरी इंटर कॉलेज में रौनक थी, यानी वहाँ बड़ी तादाद में बच्चे पढ़ रहे थे। पहाड़ पर जहाँ विद्यालय बच्चों की राह देख रहे हैं, वहीं सांकरी में विद्यार्थियों की भीड़ थी। कोश्यारी जी ने बच्चों से बात की। बच्चे भी खुश थे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी को वे नज़दीक से देख रहे थे। कोश्यारी जी की शालीनता ने सभी का मन मोह लिया। इसके बाद विद्यार्थियों ने कोश्यारी जी के साथ फोटो भी खिंचवाई और भगत दास जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सांकरी के स्कूल में बच्चों से मिलने के बाद कोश्यारी जी सांकरी के वन विभाग के विश्राम गृह पहुंचे, जहां बड़ी तादाद में सांकरी गांव के लोग जमा थे। वहां स्थानीय लोगों ने कोश्यारी जी का स्वागत किया और सांकरी पहुंचने पर आभार भी जताया।
कोश्यारी जी खुश थे। उन्होंने कहा कि सांकरी में जो बदलाव आया है वो राज्य के दूसरे इलाकों में भी आना जरूरी है और हमारे प्रदेश के लिए होम स्टे एक वरदान साबित हो रहा है। आज हम लोगों ने 1994 जो आंदोलन किया था तब माननीय कोश्यारी जी ने उत्तर प्रदेश में थे और अंतरिम सरकार में आप मुख्यमंत्री रहे। आपका मिशन और विजन अंतिम गांव तक के लिए जो था और आप जब पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे और आप सिंचाई मंत्री रहे, आपने ऐसे क्षेत्र भ्रमण करके इस घाटी को देखा है और आपका मिशन विजन था कि हमारा काश्तकार हिमाचल के काश्तकार थोड़ा मजबूत बने और वास्तव में कोश्यारी जी ने जितना योगदान इस क्षेत्र को दिया, सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे बच्चे को आप बाय नेम जानते हैं इस उत्तराखंड में, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जो भगत का जो हुआ है इससे ये ज़मीन से जुड़े व्यक्ति होने के नाते से ये प्रत्येक व्यक्ति को जानते हैं और उस नाते से इनके साथ जुड़ा लोगों का बहुत ज़्यादा है और इनकी प्रेरणा और इनकी जो बोलने का वो है मतलब ये सब लोगों को अच्छी बड़ी बात जानते भी है और इनके आने से बहुत यहाँ क्षेत्रों में लोगों में बड़ा उत्साह है। कोश्यारी जी के तीसरे दिन का दूसरा पड़ाव हनोल था। यहाँ महासू देवता का मंदिर है। महासू देवता की इलाके में बड़ी मान्यता है। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं और भगवान महासू के दर्शन करते हैं। इलाके में महासू देवता 4 रूप में पूजे जाते हैं। इनके चारों रूपों को 4 भाइयों के तौर पर जाना जाता है, जिसमें बाशिक महासू, पबाशिक महासू, बौठा महासू और चालदा महासू शामिल हैं। इन्हें भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। कोश्यारी जी श्रद्धा भाव वाले नेता हैं। वे हनोल के विश्व प्रसिद्ध महासू मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए गए। उनके साथ कई और श्रद्धालुओं ने भी भगवान महासू के दर्शन किए। उसके बाद कोश्यारी जी ने वहां आए श्रद्धालुओं से बात की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। हमने भगत दान के द्वारा हमारे रवाई क्षेत्र का के भ्रमण पर आए। यहाँ पे युवाओं को स्वरोजगार के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी और मैं इस अवसर पर बहुत अच्छा लगा। हमारा सौभाग्य है कि भगत दान हम सबके मध्य में आए। मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं ये महासू देवता का मंदिर है और यहाँ पर जो है महासू देवता हैं 4 हैं और उनमें जो हैं जो बोठू हैं, बोठू में जो बैठे हुए हैं वो सबसे बड़े भाई जो हैं इनको माना जाता है, महासू देवता को माना जाता है। और ये मंदिर बहुत प्राचीन है और इस मंदिर के संबंध में बहुत ज़्यादा कहानियाँ और दंत कथाएँ भी हैं कि यहाँ पर जो है कोई जो है पहले राक्षस रहता था और महासू देवता ने जो उसका वध किया और उसके बाद फिर यहाँ जो है शांति स्थापित हुई। आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल श्रद्धेय भगत सिंह कोश्यारी जी आज हमारे बीच में हैं, इस मंदिर प्रांगण में हैं और इस प्रकार से जो है इतनी वयोवृद्ध अवस्था में जो है ये भ्रमण कार्यक्रम रखा और महासू देवता के शरण में यहाँ पर भी जो हैं आज जो हैं वो आए हैं, तो बहुत बड़ी खुशी पूरी जनता को, यहाँ की क्षेत्रीय जनता को है। ये महासू मंदिर है जो जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर में पड़ता है, लेकिन इसके श्रद्धालु देश भर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे देश भर में फैले हुए हैं। यहाँ की बहुत मान्यता है और यहाँ आप अगर पूछेंगे तो यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनकी मन्नतें पहली बार जो आए हैं, अपनी मन्नतें जिनकी पूरी होके आए हैं, वो तरह तरह के यहाँ भेंट करते हैं, यहाँ लंगर देते हैं, लोगों को निःशुल्क खाना खिलाते हैं और यहाँ बकरे भी दान देते हैं। यहाँ बकरे भी चढ़ाते हैं लेकिन उनको मारते नहीं हैं, वो छोड़ दिए जाते हैं। और आपने देखा होगा जो घूम रहे हैं ये महासू के देवता हैं। अगर किसी के घर में ये कहीं अनाज भी खा रहे हों तो कोई उनको हाँकता नहीं है। हनोल से आगे की यात्रा अटाल गांव की थी। यह क्षेत्र एक कस्बे में तब्दील हो चुका है जो कि त्यूनी के नज़दीक पड़ता है। अटाल गांव में ही रात्रि विश्राम की व्यवस्था थी। सायंकाल के वक्त कोश्यारी जी अटाल पहुंचे। यहाँ पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा के आवास पर ग्रामीण स्वागत के लिए पहले से मौजूद थे। बहुत ही सौहार्द और आनंददायक वातावरण था। कोश्यारी जी के पहुंचने से सभी खुश थे। ये कोश्यारी जी का व्यक्तित्व ही था कि हर जगह लोग
उनके लिए पालक पावड़े बिछाए नजर आए। ये नई पीढ़ी के नेताओं के लिए भी एक सीख है कि किस तरह से एक व्यक्ति जो कि साधारण परिवेश में पैदा हुआ, उसने न केवल एक गांव बल्कि एक प्रदेश और देश के लोगों को अपना मुरीद बना डाला है। अपने मित्र भगत दास जी जो पूरे क्षेत्र से पहले परिचित है, वो इस क्षेत्र में आए हैं। हम इतने खुश हैं कि किन शब्दों में तारीफ करें। मतलब आज उन्होंने हमारे गांव के किसानों का जो हौसला बढ़ाया है तो एक बहुत ही सराहनीय। मतलब उन ग्रेजुएट किसानों को सम्मानित किया है जो वापस नौकरी छोड़ के गाँव आए हैं और खेती कर रहे हैं। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि गाँव की सुंदरता देखते ही बनती है। माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी रिटायरमेंट के बाद भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए, बागवानी, कैश क्रॉप, ये सब आदि के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा, लोग सब प्रेरित हैं। हमेशा की तरह यहाँ भी कोश्यारी जी सुबह सुबह टहलने निकल गए। उन्होंने गांव में खेती और बागान का निरीक्षण किया। यहाँ पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा जी ने अपने खेतों में खाद डालने का एक नायाब तरीका ईजाद किया है। दरअसल वे खेतों में खाद डालने के बजाय ड्रिप इरिगेशन की तर्ज पर ड्रिप करके खाद को पौधों तक पहुंचाते हैं, जिससे उनकी फसल अच्छी होती है और वो ज़्यादा वक्त तक टिकाऊ भी रहती है। कोश्यारी जी को यमुना, टॉन्स और भद्र घाटी के दौरे से देहरादून लौटना था, लिहाजा जल्द निकलने का कार्यक्रम तय था। लेकिन इलाके के लोग कहाँ मानने वाले थे। अटाल गांव के नज़दीक ही अणु गांव के लोगों ने कोश्यारी जी से नाश्ते के लिए आग्रह किया, जिसे वे टाल नहीं सके। उसके बाद कोश्यारी जी ने अपने साथियों के साथ अणु गांव में नाश्ता किया और वहां गांव में स्थित मंदिर में भगवान के दर्शन भी किए। उसके बाद कोश्यारी जी ने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई, लेकिन वे अभी कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि कोश्यारी जी का काफिला रुक गया। उन्हें फीडी संस्था से जुड़े लोगों ने थोड़ी देर रुकने का आग्रह किया, जिसे वे टाल नहीं सके। कोश्यारी जी ने वहां कृषि से जुड़े उपकरणों का निरीक्षण किया और सभी से आग्रह किया कि वे आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में न केवल प्रयास करें बल्कि उसमें भागीदारी निभाएं। हम सब लोगों के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है और हमारे लिए ये सम्मान है कि हमारी इस धरती फेडिश पे आज माननीय कोश्यारी जी का आगमन हुआ और उससे हम लोगों के जो पूरे क्षेत्र का उत्साह बढ़ा है, किसानों को जो उत्साह बढ़ा है उसकी कोई सीमा नहीं है। हमने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी, इतना कल्पना भी नहीं किया था कि हमारे इसमें इन सर के पैर पड़ेंगे, लेकिन हम लोग सब लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हैं। हमें अपने अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि हमारे बीच में सर मौजूद हैं और इनकी हौसला अफजाई, इनका यहाँ पे आगमन हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। सर इतनी एज में भी जो मैं सर के ब्लॉग्स देखती रहती हूँ, मुख्यमंत्री से लेके बॉम्बे का कमान संभाल के, और अभी भी मैंने देखा था आज तक की न्यूज़ में सर वहाँ पे पैदल चल के जा रहे हैं, इतना कर रहे हैं। तो हम सब लोगों को ये प्रेरित करता है कि हमें भी सीख लेके और हमें जैसे सर यहाँ पे आए हैं और हम लोगों के बीच में सब लोगों को मिल रहे हैं, सब लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, तो हम उनसे प्रेरणा लेके अपने क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा करें कि यहाँ ये जो गांव है, ये जो ग्राम पंचायत है, इसको हम मिसाल के रूप में पूरे उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट कर पाए। कोश्यारी जी की यात्रा के अभी 2 पड़ाव और थे। चौथे दिन की यात्रा आते आते भले ही ज़्यादातर लोग थकान महसूस कर रहे थे, लेकिन कोश्यारी जी का उत्साह और लोगों से मिलने में जो उन्हें खुशी होती है वो अब भी बरकरार थी। दोपहर के करीब कोश्यारी जी कोटी पहुँचे। यहाँ सिंचाई विभाग के आवास बने हुए हैं। यहाँ के विश्राम गृह में कोश्यारी जी ने इलाके के लोगों से मुलाकात की। कई लोग उन्हें सालों बाद मिल रहे थे। सभी के चेहरे पर खुशी थी। उन्हें अपने नेता को करीब से देखने का मौका जो मिल रहा था। कोश्यारी जी ने लोगों का हालचाल जाना, इलाके में खेती और बागवानी को लेकर भी चर्चा की और सभी से आत्मनिर्भर उत्तराखंड की मुहिम में शामिल होने को कहा। किन किन शब्दों में मैं उनकी तारीफ करूं, वो शब्द कम पड़ जाते हैं। बहुत शांत स्वभाव के धनी हैं, जिन्होंने संपूर्ण जीवन अपना उत्तराखंड की सेवा में समर्पित कर दिया है। और हमारा अपना उत्तराखंड का परम सौभाग्य है कि उनको अलग राज्य में जाकर वहाँ का महामहिम बनाया गया।
ये उत्तराखंड धरती के लिए सौभाग्य की बात है। और आज हम इसलिए गदगद है कि भगत दा का आगमन मेरे विकासखंड कालसी के बहुत ही पवित्र स्थल कोटी कॉलोनी में, जहाँ पर 4 देवताओं का एक साथ वास है। ये धरती वो है जहाँ मासू महाराज वास करते हैं, विजट महाराज वास करते हैं, श्रीगुरु महाराज वास करते हैं, परशुराम देवता के यहाँ प्राचीन मंदिर है। ऐसे धरती पर हम संपूर्ण क्षेत्रवासी भगत दा के आगमन से बहुत खुश है। कोटी से आगे की यात्रा सिमोग गांव की थी। यहाँ भगवान श्रीगुरु महाराज और विजट महाराज के मंदिर के प्रांगण के निर्माण का कार्य चल रहा है। कोश्यारी जी ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और फिर उन्होंने श्रीगुरु महाराज और विजट महाराज के दर्शन किए। उसके बाद वे शिमोग के लोगों से मिले। ये गांव बहुत ही सुंदर और आत्मनिर्भर है। गांव में फल सब्जियां खूब होती हैं, ग्रामीण मवेशी भी पालते हैं और प्रसन्न रहते हैं। कोश्यारी जी ने गांव के लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाई और आवभगत के लिए आभार भी जताया। आज हमारे गांव में आदरणीय भगत दा आए हैं। आप सब जानते हैं कि भगत दा की एक उत्तराखंड में एक अलग प्रकार की छवि है। आप पूरे उत्तराखंड में बड़े आदर के साथ देखे जाते हैं। और अभी मंदिर परिसर में आप कह रहे थे कि उत्तराखंड में वापस रिवर्स पलायन हो, उस उद्देश्य से मैं प्रवास कर रहा हूं। और आज हमारे गांव भी आए, मेरे घर भी आए हैं, तो मेरे लिए भी आनंद का विषय है, गाँव वासियों के लिए आनंद का विषय है। उनके साथ आप सबका आतिथ्य भी हमारे लिए आनंददायक है। भगत दा एक उनका जो जीवन चरित्र है वो सबके लिए प्रेरणा है, वो प्रेरणा हमको भी मिलेगी। इसी खुशी में आज हम सब लोग उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। सिमोग गांव कोश्यारी जी की यात्रा का अंतिम पड़ाव था। इस गांव के लोगों से मिलने के बाद कोश्यारी जी देहरादून को लौट गए। उनके चेहरे पर खुशी थी। पहाड़ पर बदलाव आ रहा था, लोग बदल रहे थे। उत्तराखंड का वो इलाका आत्मनिर्भर होने की राह में बढ़ चुका था। शाम के करीब 4 बजे कोश्यारी जी देहरादून पहुँचे। उनके साथ जितने भी लोग उस यात्रा में शामिल थे सभी थक चुके थे, लेकिन उस वक्त भी कोश्यारी जी के चेहरे पर थकान नजर नहीं आ रही थी। इसीलिए लोग कहते हैं कोश्यारी जी व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है।